तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। और अब चालू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो हम चालू करने वाले हैं फुल डिटेल में, फुल डीप में इसको ले जाऊंगा। और मैंने बहुत सारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन जो बड़े से बड़ा टॉपिक है वो सब कवर हो चुका है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक हमने शुरुआत की पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक ले गया, हिंदी इंग्लिश दोनों का, एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट टॉपिक पूरा कवर करा दिया। हर चीज़ देखो बहुत 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 डीप में है। एक एक एक्ट है, एक एक मॉडल है, हर योजना है, नेशनल इनकम पूरा डीप में पढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं, बिकॉज देखो आप, मुझे बताने की वैसे जरूरत भी नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे जो नोट्स है वो आपको सब बता दे रहे हैं। जो मेरी कंटेंट है, मेरा जो रिच कंटेंट बोलता हूँ इसको, वो बता दे रहा है। देखो ये सब प्लान बिल्कुल डीप में, हिंदी इंग्लिश दोनों ये। लेकिन अभी नोट्स क्यों नहीं प्रोवाइड करा, बिकॉज ये पूरी बुक दूंगा आपको, यही पूरा होगा इकट्ठा देख के, जिसमें जो भी एरर होंगे वो अभी मैं हटा दूंगा, क्योंकि उस समय मैं नहीं चाहता कि जो भी दूँ उसमें कोई एरर हो तो आपको दिक्कत हो। तो इसलिए बहुत बढ़िया से परफेक्ट आपको चीज़ मिलेगी जो अब आगे के लिए आप यूज़फुल होगी आपके लिए। ठीक है, देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सब कंप्लीट करा चुका हूँ, और सारी योजनाएं हैं, सब है देखो, है ना। और चल रहे हैं, बताता हूँ क्या क्या खत्म करना है हमें। ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म करा चुके हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करा चुके हैं, और क्या कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वो भी पूरा मतलब वही चल रहा है, अभी हम अभी उसी में चल रहे हैं। ठीक है, हाँ इंडेक्स तक हमारा हो गया था। आज हमें स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है, और स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, उस समय नहीं हो पाया था। तो अगर जो भी होगा, आज आज मैं स्टॉक एक्सचेंज से चालू करा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, चालू करते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की अगर डेफिनेशन मैं कॉमर्स स्टूडेंट से पूछूं तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है, बट एक साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए मैं कुछ बताता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, वैसे आज तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो ऐसे काम करते हैं, जो आपको बेसिक स्टॉक, शेयर मार्केट क्या होता है, कितने टाइप के शेयर होते हैं, कैसे आप शेयर से डील करेंगे, क्या डीमेट अकाउंट होता है, कैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर क्या रोल करते हैं, इक्विटी क्या रोल करते हैं, प्रेफरेंस क्या रोल करते हैं, और हम कहाँ शेयर को बाय करते हैं, कौन शेयर की बाइंग सेलिंग कहाँ पे होती है, सारी कंपनी कहाँ पे लिस्टेड है, और कौन इन शेयर्स को रेगुलेट करता है, कौन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। ये जो शेयर की बाइंग या सेलिंग हो रही है, इनके लिए कोई रेगुलेशन होगा। अब मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ तो मेरे लिए क्या लिमिट है, एज अ कंपनी जो शेयर इशू कर ली उसके लिए क्या लिमिट है, उसके हम दोनों के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, हम दोनों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब से भी बताती है। ठीक है, अब हटो। अब जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने बता दिया, पूरा डीप में बता दिया। अब मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होता है बॉम्बे बॉम्बे में होता है, मुंबई में, जिसका नाम होता है नेटिव शेयर ब्रोकर एसोसिएशन, वो होता है। फिर बाद में उसी को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है इन 1890, देखो आप ये सोचते होंगे कि भाई बीएससी और एनएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है, दो स्टॉक एक्सचेंज है। नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है। बिकॉज जब बीएससी बना था उसके साथ बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज चालू, जैसे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आता है 1894 में, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आता है 1908 में आता है। फिर हमारे देश में क्या हुआ था भाई, 1945 तक आने तक हमारे पास 21 स्टॉक एक्सचेंज हो गए थे। अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिकॉग्नाइज 23 स्टॉक एक्सचेंज। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद 23 ऑर्गेनाइज करते, रिकॉग्नाइज करते भाई ये बढ़िया स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें आप जाके करो, देखो क्या चल रहा है। और प्रीमियर में किसको रखते हैं, बॉम्बे को रखती है, क्योंकि आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भाई वो एशिया का ओल्डेस्ट भी है, सबसे लार्जेस्ट भी वही है। बट जब एनएससी एंट्री लेती है तो एनएससी ने सबका नाम हटा दिया, क्योंकि एनएससी जैसा एंट्री लेती है वो डिजिटलाइजेशन लाती है ट्रेडिंग मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में डिजिटलाइजेशन आती है, एक न्यू वे में आता है, स्टॉक एक्सचेंज की प्रेजेंटेशन होती है। तो वहां पे ऑल अदर जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं अहमदाबाद, कलकत्ता, उनकी जो रेलिवेंस है वो खत्म हो जाती है। अब द बीएससी transformed itself into a corporate entity from being a broker association from the middle of August 2005. As a public limited company, BSC is obliged to dilute stock broker a stake of to 49%. टू प्रिवेंट, देखो अब मैं कुछ बताता हूँ। ठीक है, मैं पूरा ढंग से आपको समझाता हूँ। भाई बीएससी में भी आप जाके शेयर की डीलिंग कर सकते, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं। एनएससी के अंदर भी वही चीज़ होता है, वो भी वहाँ पे भी शेयर की डीलिंग होती है। वहाँ पे हर का एक अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है। मैं भी और डीप में आपको बताऊंगा कि बीएससी में क्या चीज़ चलती है, बीएससी में क्या नहीं चीज़ है, कैसे। अब मैं आपको थोड़ा डीप में समझाता हूँ, आओ। अब इन सब में क्या होता है, इंडेक्सेस होते हैं, यही आपके लिए मेन है भाई। जैसे बीएससी का होता है, बीएससी सेंसेक्स होता है,
बीएससी सेंसेस क्या होता है, ये टॉप 13 जो हमारी कंपनी होती है, टॉप 13 जो मेन शेयर्स होते हैं उनके बारे में बताता है, और बेस ईयर लेता है 1978 से लेकर 1979 तक लेता है। और बीएससी आपको पता है ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फाउंडेड होता है 1875 को। बीएससी के अंदर सब ये पढ़ाते थे भाई, बीएससी सेंसेक्स, बीएससी हमें जैसे बीएससी सेंसेक्स ही पढ़ते थे भाई, यहाँ सेंसेक्स हो गया, इंडेक्स हो गया, निफ्टी का कुछ होता है, बट और सारे होते हैं बीएससी में, बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जैसे एक होता है बीएससी 200, जहां पे 200 शेयर रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर दिखते हैं। बेस ईयर इसमें 1989 टू 1990 लिया जाता है। और डॉलर्स क्या होता है, इसमें डॉलर वैल्यू बीएससी का ही होता है, ये भी एक इंडेक्स होता है। जैसे 200, इसमें 200 का ही लिया जाता है शेयर्स का, जो होते हैं 200 बीएससी डॉलर वैल्यू इंडेक्स होते हैं, उनको बोला जाता है। जहां बेस आपका जो होता है वो 1989 टू 1990 लिया जाता है। फिर अब एंट्री होती है एनएससी 50। एनएससी 50 मतलब भाई 28 जुलाई 1989 को, इट्स नेम इज एसएनपी सीएनएक्स निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च अ न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स। एनएससी 50 क्या होता है, देखो एनएससी 50 होता है, फिर एनएससी 100 भी होता है। तो एनएससी 50 बेसिकली क्या होता है, इसमें 50 मेन शेयर्स को दिखाया, 50 जो टॉप 50 शेयर्स होते हैं उनको इसके अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। और ये जो एनएससी की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज जो फाउंड होता है, ये फेयरवनी जो कमिटीज होती है उनके रिकमेंडेशन 1994 में स्टैब्लिश होता है। क्रिसिल मैं समझा रहा हूं तो भाई आप यहां से ना चले जाओ, बिकॉज कोई जरूरत नहीं, क्रिसिल मुझे नहीं था किसी को समझाने की जरूरत है, ठीक है। हम क्रिसिल क्या, एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इस सेटअप होती है 1981 में, और भी क्रिसिल में 500 का भी रेटिंग एजेंसी बताई जाती है। क्रिसिल जैसे रेटिंग आप सबको पता है, क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जनवरी 1896 को स्टैब्लिश हुई थी, एक रेटिंग एजेंसी है। ये हर शेयर जो होता है, कोई भी आता है तो उसको रेटिंग देती है कि भाई ये क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से काम करती है। एनएससी मैंने बताया था ये लॉन्च करती है अपना न्यू वेरिएशन तभी जब ये नए नए सॉफ्टवेयर लाती है। एक क्या लाती है जिसके से ये फेमस होती है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लाती है, इसका नाम होता है नीट, मतलब नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। मतलब यार नीट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप ये समझो जैसे अब यार एक मेथड है बीएससी में, पहले आपको पता है बीएससी में पहले से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था भाई। पहले क्या था, आपने शेयर खरीदी तो आपको एक ना जैसे एक सर्टिफिकेट टाइप का दे देते थे, अब वो सर्टिफिकेट खो गया भाई, कहीं कुछ किसी बच्चे ने इंक गिरा दिया, फाड़ दिया, तो यार आपका तो गया, आपके पैसे भी डूबे, क्योंकि भाई अगर आप उसको बेचोगे तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ता था। तो यार बंदे भाई डरे रहते थे भाई यार, अब आपने ले लिया 5-6 साल के स्टॉक एक्सचेंज, आपने एक शेयर खरीद लिया और उसका प्रमाण पत्र जो होता है, उसका जो एक सर्टिफिकेट होता है आपने रख लिया। अब आपको पता चला भाई वैल्यू तो बढ़ गई है, तो यार मुझे तो उसको बेचना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके प्यार से बच्चों ने, आपके रिश्तेदारी से बच्चे उसको फाड़ दिया, अब उसको फाड़ दिया तो भाई आपके पैसे डूबे। और फॉर एग्जाम्पल आपको आपने समय में 1000 का खरीदा था, वो 10 लाख का बिक रहा है, तो आपके तो नुकसान हो गया। बट इसको देखते हैं फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब एंट्री मारता है, एनएससी एंट्री मारता है, एनएससी ये कहता है हम वो चीज़ नहीं करेंगे जो बीएससी कर रहा है, हम जो करेंगे हम लाएंगे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। जब नीट आया, जब ये नीट लेकर आते हैं, इसी के कारण जो अदर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे बताओ कितना डीप में, और डीप में आओ नहीं, और डीप में चल रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब जो इंडिया की रेटिंग एजेंसी है और वर्ल्ड की है, मैं उनके फुल फॉर्म और उनके हेडक्वार्टर बताऊंगा। जैसे क्रिसिल आप सब जानते हैं अपनी इंडिया की है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च मुंबई में हेडक्वार्टर है। ओनिकरा ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर। सिमेरा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। फिच, देखो फिच 2 हुए हैं, याद रखना जो फिच हैं वो 2 हुए हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, फिच यहां पे 2 हुए हैं, ठीक है। ओके सॉरी यार, एक ना मैंने थोड़ी गड़बड़ है तो कर दी है। मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज दोबारा पढ़ा दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे दोबारा तो हमारी रिवीजन हो रही है। पिछले क्लास में वीडियो इससे भी लंबी बन जाती, बट रीज़न क्या था कि यार देखो मेरा एक ना जहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज भी था पढ़ाने का। आप लोग बोलोगे क्यों ऐसा क्यों हुआ यार, उस समय क्या हुआ था, एक टॉपिक ना क्रिएट लिंक था इंडियन, जैसे हमें फाइनेंशियल सिस्टम करा तो बहुत चीज़ें लिंक है आगे, तो उससे लिंक होके तो वहाँ से थोड़ा मैं अचानक जाना पड़ा तो नहीं हो पाया था, वरना मैं आपको बहुत चीज़ें पढ़ाने उसमें आगे वाले था। स्लाइड में बन रखी थी उस समय, उतनी स्लाइड नहीं, बहुत सही बन रखी थी, बट ठीक है मेरा एक चैलेंज था, मेरा पढ़ाने का कुछ मकसद था, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँ, चलो कर देखो। फिच बता दो, फिच क्या है, एक इंडिया की भी रेटिंग एजेंसी, एक अमेरिका की भी, तो याद रखना फिच की क्या, इंडिया रेटिंग रिसर्च है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसका न्यूयॉर्क यूएसए में, मूडीज न्यूयॉर्क और यूएसए में, फिच न्यूयॉर्क यूएसए में। अब रेगुलेटर इन इंडिया बताऊंगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको पता है फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मनी मार्केट हो गया, उससे काम करता है।
इसके चेयरमैन, करंट चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास है, और ये हेडक्वार्टर का है मुंबई में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये काम करता है शेयर मार्केट स्टॉक के लिए काम करता है। चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरेडा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखता है। सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरमैन है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, सेक्टर क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखता है। डॉक्टर आर एस शर्मा इसके चेयरमैन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, कमोडिटी मार्केट को देखता है। रमेश अभिषेक इसके चेयरमैन है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बात खत्म। और फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआईडीए, पेंशन सेक्टर देखता है। सुप्रीम बंदोपाध्याय इसके चेयरमैन और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंडेक्सेस हैं आपके सामने है, ज्यादा मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, चालू करते हैं। करप्शन पेंशन इंडेक्स जो है 2021 का, इसमें इंडिया की रैंक 85 है, टॉप के डेनमार्क ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक 140 है, आइसलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक 101 है, बेलारूस ने टॉप किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 131 इंडिया की रैंक है, नॉर्वे ने टॉप किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट 2021 के इंडेक्स में इंडिया की रैंक 46 है, वहीं चाइना ने टॉप किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 142 है, नॉर्वे ने टॉप किया है। वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज फॉर डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक 63 है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 135 है, आइसलैंड ने टॉप किया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 46 है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 43, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। आज ये टॉपिक था, बट एक रीज़न होता है कि रिवीजन नहीं हो पाती है, अगर रिवीजन के लिए कोई अलग वीडियो नहीं बनती तो ऐसे में मेरे टेक्निक अलग है पढ़ाने के। तो इंडियन फिस्कल सिस्टम चालू करते हैं। तो फिस्कल सिस्टम क्या होता है? इट रेफर टू मैनेज ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंसेड बाय द स्टेट। Hence, fiscal system include budgetary activities of the government as revenue raising, borrowing, spending। देखो फिस्कल सिस्टम ये समझते हो, सरकार ये सोचती है कि मुझे खर्चा कितना करना है, मुझे पैसे कहाँ से आन करने हैं, मुझे कितना उधार लेना है, ये सरकार इसमें सोचती है। अब इसके लिए आती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी टू द यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन। देखो मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को, सरकार को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि हमें अपने देश के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका पब्लिक डेट का मैनेजमेंट करके ही हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं। अच्छा सर, और को डीप में ले जाओ, और डीप में सुनो। सोर्सेज क्या होता है? सरकार के, सेंटर के, स्टेट के, जो हमारी केंद्र सरकार है वो कहाँ से पैसे कमाती है? सबको पता है टैक्स से कमाती है। और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं। टैक्स रिवेन्यू में जो आपकी इनकम एक्सपेंडिचर पे टैक्स लग रहा है, दूसरा जो आपकी प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स लग रहा है, और दूसरा जो आपकी कमोडिटीज पे टैक्स लग रहा है। नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे करेंसी हो गया, क्वाइनेज हो गया, मिंट से होते हैं, या कहीं जैसे उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या कोई डिविडेंड मिल रहा है, उससे कमाती है। स्टेट का क्या है यार? स्टेट टैक्स रिवेन्यू होते हैं। स्टेट जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में है ना, उसमें कमाती है। और इनकम कमाती है सोशल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सर्विस जो होते हैं, और जो प्रॉफिट्स होते हैं स्टेट और एंटरप्राइज से, उनसे। एक्सपेंडिचर और खर्चा कहाँ करती है? देखो खर्चा दो तरीके से होता है, बजट भी आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा। प्लान एक्सपेंडिचर तो एक नॉन प्लान। प्लान जो सरकार ने सोचा है, जैसे एग्रीकल्चर है, भाई हमें खर्चा यहाँ तो करना ही पड़ेगा, रूरल में खर्चा करना पड़ेगा, इरिगेशन में करना पड़ेगा, फ्लड कंट्रोल में करना पड़ेगा, एनर्जी में करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, मिनरल्स में करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में करना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में करना पड़ेगा। और ऐसे प्लान एक्सपेंडिचर जो नॉन प्लान में होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि सरकार को नहीं पता यार, कभी मुझे फॉर एग्जांपल भाई पता लगे चाइना हमला कर रहा है, अब भाई अब सरकार को पता है कि मैंने तो 2 लाख बजट सोचा, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करूंगा, बट यार मुझे पता लग गया भाई अब बाहर से बहुत चीजें मंगवानी पड़ जाएगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा कुछ बचा लो भाई, ये भी खर्चे होंगे, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडीज एंड जनरल सर्विसेज। स्टेट के लिए क्या खर्चे होते हैं? तो भाई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब डेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक डेप्ट और एक बाहरी डेप्ट। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल डेप्ट क्या होते हैं? जैसे भाई यार मार्केट से लोन ले रखा, सर ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, भाई प्राइस बॉन्ड्स हो गया, आपको पता है, जैसे यार आपको पता है, जैसे आरबीआई इशू कर दिया ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बैंक जैसे जो लोन्स वोन्स होते हैं, जो इंटरनल डेप्ट होते हैं भाई, आपके कंट्री के अंदर जो डेप्ट है वो समझो इंटरनल डेप्ट है, और जो कंट्री के बाहर के जो डेप्ट है, जो कंट्री से बाहर वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, आईएमएफ से, आईडीबी से, किसी कंट्री से उधार ले रहे हैं, तो भैया उनको भी देना पड़ेगा। अब आता है डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंस क्या होता है? इट इज अ फिस्कल टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन, मतलब यार ये वो गैप होता है
जो आप खर्चा कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट जो पैसा आ रहा है, उनके बीच का एक गैप होता है। बस इससे समझना मत, क्योंकि तुमने अगर समझ लिया तो तुम बहुत दुविधा में पड़ जाओगे। मैंने फोटो ऊपर कर दी, मुझे समझाना था इसलिए मैंने फोटो ऊपर कर रखी। ओके, तुम लोग बहुत अच्छे हो और तुम पढ़ने में बहुत मस्त हो, और यूट्यूब को हम बहुत आगे, यूट्यूब पे पढ़ के हम बहुत आगे आएंगे। ये बात सही मैं बोल रहा हूँ। रीज़न क्या है, देखो मेरे भाइयों, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरे लिए जो बच्चा यूट्यूब पे आ रहा है वो मेरे लिए मेरा एक बहुत प्रायोरिटी स्टूडेंट है। बिकॉज उसको जहाँ से फ़ोन मिला होगा, तो जैसे फ़ोन मिला होगा, तो जैसे नेट भरवाया होगा, वो स्ट्रगल भाई तुमने की है, तो तुम इसके हकदार हो इस कंटेंट के। वो चिंता मत करो, मैंने कहा तुम टेलीग्राम ग्रुप बस ज्वाइन करके रखना, जब आए तब कर लेना, ठीक है। और भाई कोई भी इन फ्यूचर में आगे आप वीडियो देखते हो ना, तो ये मत सोचना कि सर अब हम अभी देख लेंगे, हमें पीडीएफ मिलेगी तो भैया उससे कुछ नहीं होगा, उससे सर दर्द होगा। तो सर दर्द से अच्छा पहले सब वीडियो निपटा देना। कितनी है, 9वीं वीडियो है ये, और ये 9वीं है, 15-20 और हो जाएंगी। 20 वीडियो भी अगर एक दिन निपटाओगे तो 20 दिन में अपना निपटा डालोगे। और 2 देर देखना, कुछ ज़्यादा 20-25 मिनट की वीडियो होती है यार, तुम 20-25 मिनट एक वीडियो को नहीं दे सकते, तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। चल चल कर दे। डेफिसिट की बारी है, तो रेवेन्यू डेफिसिट, पता ज़्यादा टाइम नहीं होगा, पता ना, आज बहुत एक्साइटेड, जब मैं एक्साइटेड होता हूँ पढ़ाने में तो समय का नहीं पता लगता भाई, क्योंकि समय हमारी मुट्ठी में नहीं है, ठीक है। डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं कि जो आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है माइनस कर दो टोटल रिसिप्ट से, वो इक्वल किसके होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर माइनस नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। बस समझ गए ना, आप टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डाल रहे हो, आपको पता चल गया ना कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर आ रहे हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कि भाई आपका तरीका वही है, रेवेन्यू डेफिसिट टोटल रेवेन्यू प्लस, या तो टोटल रेवेन्यू वाला टोटल रिसिप्ट करके निकाल दो, या क्या करो भाई जितने नॉन प्लान है और प्लान एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस कर दो नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू और सॉरी हाँ नेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को, उससे भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा और उससे भी रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। कोई बड़ी बात बोली है मैंने, छोटी ही बात बोली, 2 पॉइंट वाली बोली है, आगे पढ़ देते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है यार, ये निकालने का तरीका एक अलग होता है, एक शान वाला तरीका होता है। कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स होता है। देखो रिसिप्ट्स 2 टाइप की होती हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें कॉमर्स में ले जाएगा। चलो देखो, रिसिप्ट्स क्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। मतलब आप मेरी बात सुनिए, मतलब ऐसा पैसा जो आपको शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा वो आप समझ लो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, और जो आपको इन फ्यूचर थोड़ा लंबा साल लगेगा, 1-2 साल लग जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। बस इतना ध्यान में सुन लेना मेरे आर्ट्स और साइंस वाले दोस्तों। कॉमर्स वाले तुम्हें तो समझने की जरूरत नहीं, तुम अगर समझ रहे हो अभी भी तो जाओ टीएस अग्रवाल खोलो और उसमें देखो क्या है, और टीएस अग्रवाल नहीं खोजो तो संदीप गर्ग खोल लो, नहीं खोल सकते तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, और कुछ नहीं कर सकते तो खाली बैठ के मेरी वीडियो देख लो, बात खत्म, ठीक है। अब आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट जिसके अंदर हमारा आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर हमारा आता है नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, और प्लस करना है कैपिटल रिसिप्ट जिसके अंदर आता है कि जो रिकवरी हो रही है लोन अदर रिसिप्ट से वो, और माइनस करना टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें प्लान है नॉन प्लान दोनों आ जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। मोनेटाइज डेफिसिट, इंक्रीज जब इंक्रीमेंट होता है नेट आरबीआई डायरेक्ट में टू द सेंट्रल का, जो जैसे जब नेट आरबीआई क्रेडिट में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट, ठीक है। घाटे पढ़ा दिए मैंने सारे, ठीक है, हाँ मजा आ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे दोस्तों, बजट पढ़ेंगे। यस, बजट जो अभी बीता है, जो आपने देखा है सरकार कितना एलोकेशन, हमने भी बजट करा एक नए तरीके से, तो उस नए तरीके से बजट आपको करना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत एक्साइटेड है। आपको पता है तो जो द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी ईयर अ कंप्लीट, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, जो आपको ये मुझे समझाना पड़ रहा है तो बहुत हंसी वाली बात है कि बच्चों को बजट पढ़ाना पड़ रहा है हमें, कि बजट का मतलब क्या है। देखो मेरी बात सुनो, हंसी की बात नहीं, सीरियस समझ लो। अगर तुम हंस रहे हो, तुमसे बड़ा अच्छा स्टूडेंट कोई नहीं है कि तुम हंस रहे हो। देखो यार, बजट ना मेरी आई से आई कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, मेरी आंखों से कॉन्टैक्ट करना। देखो जो बजट होता है ना, बजट का एक अनोखा तरीका होता है। यार तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी लाए 10,000, मान लो यार, अब 10, देखो मैं 10,000 लूँगा, ठीक है, 10,000 मैं 50,000 वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकता, मैं 10,000 का एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो, तुम्हारे पिताजी लाए 10,000 रुपये, पिताजी हटाओ, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लूँ, तुम अभी बेरोजगार हो, तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तुम अभी एक कॉम्पिटिटर हो, तुम अभी एक एस्पायरेंट हो, ठीक है। सब टाइटल तुम्हें नवाज चुका हूं, जैसे हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़े राजा टाइटल लेते हैं, तो तुमने भी टाइटल तुम्हें दे दिया मैंने। अब तुम्हारी भाई नौकरी लग गई, ठीक है,
भाई तुम पहली पहली कंपनी में हो भाई, यार तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त वोस्त खुश हो गए भाई, अपने दोस्त की नौकरी लग गई। अपना दोस्त तो भाई तू पता है इनकम टैक्स मैटर हो क्योंकि ऑडिटर हो भाई, ऑडिटर से 10,000 नहीं होते, बट एग्जाम्पल में बता दूँ 10,000 मुझे बहुत बेस्ट एग्जाम्पल लगता है। तो आपने क्या हुआ भाई, आपकी पहली तनख्वाह आपको मिली, अभी मतलब आप ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग मोड पे हो, मतलब अभी आपका आपका जो एग्जाम है, आपने कोई कोई जॉब आपने की है, कोई कौन सी जॉब का एग्जाम्पल दूँ आपको यार। हाँ चलो ठीक है, 10,000 का नहीं 50,000 का लेते हो आपने, फॉर एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स बेटर लगा, आपकी सैलरी 50,000 शुरुआत की ट्रेनिंग मोड पे चल रही है अभी। तो भाई 50,000, भाई घर में खुशियाँ आ गई भाई, देखो 50,000 सैलरी आ रही है। तो आपने कहा बड़ा खुश हुए। तो भाई अब आप, क्योंकि देखो मम्मी को पता है कि यार लड़का तो ये ऐसा है कि 50,000 है वो एक ही दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने कहा बेटा क्या लाए हो, सैलरी मिली, तो आपने कहा हाँ मैं मिली है। तो आपने बेटा अच्छा सैलरी है, तो आपने मम्मी से बोलने से पहले ही आपने मम्मी के पास 40,000 रुपये रख दिए। अच्छा, तो आपकी मम्मी ने पूछा बेटा ठीक है रख दिए, बेटा 10,000 कहाँ गए। मम्मी पार्टी करनी है, पार्टी करके ना मतलब अपने दोस्त, मेरे दोस्त इतने खुश हुए हैं, इतना मुझे बुला रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं चला जाऊँ, मैं पार्टी वार्टी कर लूँ 10,000 में। आपकी मम्मी ने वो दो अच्छे से प्रसाद दिए, ठीक है, बढ़िया से प्रसाद दिए। प्रसाद कैसे, पेरेंट्स आपके लिए समझ आ गए, समझ जाओ जो प्रसाद आपको मिलते होंगे। तो यार आपने कहा ऐसे क्यों आप बोल रहे हो भाई, मैं वो 10,000 रुपये मेरे हैं भाई, है ना, 10,000 रुपये तो, एक मिनट ठीक है, एक मिनट फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो यार आपको पता चला कि आपके पास आपको 10,000 उन्होंने ले लिया आपकी मम्मी ने, और आपने कहा आप उनके पास 50,000 रुपये हो गए। अब 50,000 का यूज़ देखो कितना उनके माइंड होता है, ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक वूमेन नहीं है, देखो कैसे उनको पता है 50,000 रुपये हैं। यार 50,000 रुपये, इसमें से 5,000 चले जाएंगे लोन के लिए, या जो लोन आपकी पढ़ाई के लिए था वो भी तो पूरा करवाना पड़ेगा, तो वो तो लोन के लिए दे दिए। अब उसमें 5,000 है, अभी 10,000 का बजट बता रहा हूँ, 40,000 का नहीं था, तो 10,000 का बजट बता रहा हूँ, 5,000 चले गए लोन में। अब यार 5,000 तो 5,000 का भाई चलो ठीक है, राशन पाशन पानी नहीं हो गया, ठीक है भाई 10,000 खत्म है। अब अगले 10,000 आओ, ये 10,000 रखने, तो 10,000 20,000 उसमें से निकाल देगा आपकी सेविंग के लिए, भाई कुछ आगे जरूरत पड़ जाए, भाई 20,000 सेफ हो गए। 10,000 घर में रख लेगा भाई, इमरजेंसी हो गए। 40 खत्म हो गए, 10 बचे। अब 10 में से भाई 5-6 हज़ार की शॉपिंग वॉपिंग हो गई, और 4,000 ऐसे समय के लिए रखिएगा कि भाई जब सब खत्म हो जाए, और जब लगे कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए रख दिए गए, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल क्या भाई ठीक है 5,000 खत्म कर दे, 5,000 आपने कोई गाड़ी ले ली, उसी किस्त के लिए अलग कर दिए गए। तो देखो उन 50,000 के लिए, वो 50,000 थे और 50,000 से 10 काम आपकी मम्मी ने बना दी, क्यों भाई, क्यों, उसको कहते हैं बजट। जैसे आपके घर में जो बजट बनता है कि यार इतना राशन लाना है, यहाँ खर्चा करना है, यहाँ ये लोन लेके इसकी भाई लोन की भी किस्त भरनी है, अभी ये करना है, वो करना है, ये करना है, मतलब उन अमाउंट से कितने चीज़ें आपके एलोकेट हो जाती है। तो वही सरकार भी करती है, सरकार देखती है कि यार मेरे पास, हमें अब की बार रेलवे को इतना देना है, हमें अब की बार आईटी को इतना देना है, हमें अब की बार क्या कहते हैं भाई मैरीटाइम्स को इतना, फिशरी सेक्टर में इतना देना है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना देना है, हमें मतलब हर में एलोकेट कर दिया, हमें स्टेट को कितना देना है, डिफेंस को कितना देना है, एजुकेशन में कितना देना है। ये सब क्या होता है, बजट ही तो होता है, ठीक है। हर बजट जो सेट कैसे होते हैं, पहला एक्चुअल फिगर वो ये देखते हैं कि यार हमने जो पहले बजट लिया, तो हमने पहले बजट में हमने फॉर एग्जाम्पल हमने भाई पहला हमारा बजट था 40,000 करोड़ का कुछ बजट था, तो हमने उसमें से कितना एलोकेट कर दिया, कितना काम रह गया और कितना ऐसा यूज ही नहीं हुआ बिल्कुल, तो उसके हिसाब से करंट ईयर का भाई लगाया जाता है, और करंट हिसाब से ही एस्टिमेट लगाया जाता है कि भाई हाँ आपके इतना खर्चा होगा, इतना हमने एलोकेट किया तो ये रिटर्न आ जाएगा। बजट के कोर को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। दिस इज द मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है, आपको सबको पता है। अंडर आर्टिकल 112 द कॉन्स्टिट्यूशन आ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीव्स। देखो ये अंडर आर्टिकल 112 के बताया गया है कि भाई जैसे बजट में क्या है कि कितने आपकी इनकम आएगी, कहाँ को खर्चा करना है, ये बताया गया है। और ये बताया गया कि भाई एक जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मतलब जैसे a statement of estimated received expenditure of the government of India has to laid before the parliament in respect of every financial year running from April 1st 31st March, which article 202 of the constitution, a statement of estimated received expenditure of the state government has to be laid before the house of state legislature concerned। देखो दोनों आर्टिकल का मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक आर्टिकल ये बोलता है कि आपको पता है कि यार एक जो बजट आप लाते हैं वो अप्रैल 1 एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट स्टूडेंट को पता भी होगा, और आप लोग चलो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा से अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक चलता है, वो उसके हिसाब से हम बजट को एलोकेट करते हैं कि यार हाँ यार इतना है, इस हिसाब से एलोकेट किया जाता है। और दूसरा ये देख बात आर्टिकल 202 ये बात करता है कि भाई आपको जैसे आप जो भी ला रहे हो, तो भाई दोनों जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं वहां पे आपको भाई जो हाउसेज होते हैं वहां पे आपको भाई डिस्कस करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बजट डिस्कस होता है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर बैठते हैं, भाई दोनों कंसल्ट करना पड़ता है, सुनते हैं सब, तब बाद में डिस्कशन होता है।
रिवेन्यू बजट क्या होता है यार, जो भी करंट रिसिप्ट है, मतलब जैसे जो भी सरकार के पास पैसा आने वाला है, जो रिवेन्यू बजट होती है भाई, हाँ यार कहाँ से हमें इनकम आ सकती है, ठीक है। और कैपिटल बजट क्या होता है यार, जो लॉन्ग टर्म में आएगी, जैसे जो लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, और रिवेन्यू बजट कैपिटल बजट अलग, सॉरी सॉरी, रिवेन्यू बजट आपको पता चला कि पैसे कहाँ से आने वाले, कैपिटल बजट क्या होता है भाई, हमें कहाँ पैसे एलोकेट करने हैं, हमें जैसे कोई फॉरेन लोन ले रखा है, डोमेस्टिक लोन है तो उनके लिए पैसे देने हैं। फाइनेंस बिल आप सबको पता है, इट इज ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस एवरी ईयर किया जाता है, ज़्यादा फाइनेंशियल प्रपोजल देता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। बैंकिंग इन इंडिया से हम कल चालू करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, आपको मिल जाएगा डाउट।